हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्लॉसम। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और आज हम इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रेड्स का या करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिट होना, इनहेरिट होना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। हम इस एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं एक बेबी हूँ, ठीक है। ये है मेरे मदर एंड फादर यानी कि मेरे पेरेंट्स, और यहाँ पर मेरे मदर के पेरेंट्स जिनको हम कहते हैं नाना नानी, और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेरे फादर के पेरेंट्स जिनको हम क्या कहते हैं? दादा दादी। तो यहाँ पर हमने 3 जनरेशन्स जो हैं वो ली हैं। अब अगर मैं ये बेबी हूँ तो मेरे अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे जेनेटिक मेकअप के कारण है, जीन्स के कारण है। ये जो जेनेटिक मेकअप है वो मुझे कहाँ से मिला है? मेरे पेरेंट्स से मिला है। यानी कि हाफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो फादर से और हाफ जो है वो मदर से एक बेबी में आता है। अब फादर के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, फादर को कहाँ से मिला? हाफ उनकी मदर से, हाफ उनके फादर से, यानी कि मेरे दादा दादी से मिला। इसी तरह से जो मेरी मदर है उसके अंदर का जो जेनेटिक मेकअप है वो कहाँ से आया है? वो मेरे नाना नानी से आया है, यानी कि मेरी मदर के पेरेंट्स के थ्रू। जैसे ही ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, साथ ही क्या चले जाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स चले जाते हैं, ट्रेट्स चले जाते हैं। और इसी तरह से एक जनरेशन से दूसरी और उससे अगली जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल के साथ ही जो ट्रेट्स हैं वो इनहेरिट होते हैं। सही शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जिस तरह के भी ट्रेट्स होते हैं वो उसके जेनेटिक मटेरियल के कारण ही होते हैं। सो जिसके अंदर जैसा जेनेटिक मटेरियल हो या जीन्स हो उसके अकॉर्डिंगली ही उसके अंदर ट्रेट्स या करेक्टर्स होते हैं। ये कई बार हम कह देते हैं ना, जो बेबी है जी इसकी जो शेप ऑफ द नोज़ है वो इसकी नानी जैसी लग रही है, जो आंखें हैं वो इसके दादा जैसी लग रही हैं, या और भी इस तरह के कई करेक्टर्स हैं। कई बार हम बेबी को देख के कहते हैं कि ये बुआ पे चला गया है, ये मासी पे चला गया है, ये नानी पे चला गया है, नाना पे चला गया है। तो जो करेक्टर्स जो हैं वो रिजेंबल कैसे करते हैं? एक बेबी के अंदर अगर शेप ऑफ द नोज नानी जैसी है तो कैसे है भाई? जेनेटिक मटेरियल जो है वो मदर के थ्रू नाना नानी की लाइनेज से ही तो आ रहा है ना। इसी तरह से अगर हम कहते हैं जी इसकी आंखें जो हैं वो इसके दादा जैसी हैं, या इसकी जो शेप ऑफ द लिप्स है वो इसकी दादी जैसी है, तो वो कैसे आई है? फादर के थ्रू दादा दादी की लाइनेज से ही तो जेनेटिक मटेरियल बेबी के अंदर आया है। तो क्वाइट पॉसिबल कि जो जेनेटिक मटेरियल नाना नानी से या दादा दादी से मदर या फादर के थ्रू इस बेबी के अंदर पहुंचा है, उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्सप्रेस हुए हों। जैसे जैसे जो करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होंगे तो हमें लगेगा कि ये ट्रेट जो है वो नाना से आया है, ये ट्रेट नानी से आया है। इसी तरह से कोई ट्रेट हमें दादा से लग सकता है, दादी से लग सकता है, कोई ट्रेट फादर से या मदर से भी लग सकता है। कई बार तो हम ये भी कहते हैं कि ये ट्रेट जो है ये बुआ जैसा है, ये ट्रेट जो है वो मामा जैसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाना नानी की लाइनेज में कुछ करेक्टर जो हैं वो मामा में या मासी में एक्सप्रेस हुए होंगे। अब जब ये जो ट्रेट है वो मदर के थ्रू बेबी में पहुंचे हैं तो कुछ ट्रेट्स ने वहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए हमें मामा से या मासी से भी रिजेम्बलेंस लग सकती है। इसी तरह से कई बारी हमें लगता है कि बेबी के अंदर कुछ ट्रेट्स जो हैं वो उसकी बुआ के जैसे हैं या चाचा के जैसे हैं। ऐसे कैसे हुआ? देखो, बेशक बुआ से या चाचा से बेबी के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहा, पर उनके अंदर कहाँ से आ रहा है? दादा दादी से आ रहा है ना। तो कुछ ट्रेट्स होंगे जो दादा दादी के जेनेटिक मटेरियल में से जब बुआ के अंदर या चाचा के अंदर गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर एक्सप्रेस किया है। हो सकता है वो ट्रेट्स जो हैं वो मेरे फादर में ना भी एक्सप्रेस हुए हों, लेकिन कुछ ट्रेट्स जो हैं वो फिर मेरे अंदर एक्सप्रेस हो गए। जेनेटिक मटेरियल तो दादा दादी की लाइनेज से आया था ना। इट मीन्स जो ट्रेट्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दादा दादी से उनकी अगली जनरेशन में गए, जैसे कि मेरे फादर के अंदर या मेरे चाचा के अंदर या मेरी बुआ के अंदर।
इसी तरह से जो ट्रेड्स हैं वो नाना नानी से मेरी मदर के अंदर, मेरी मासी के अंदर, मेरे मामा के अंदर आए, और फादर और मदर के थ्रू ये जो ट्रेड्स हैं वो मेरे अंदर भी इनहेरिट हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। यानी कि जो ट्रेड्स हैं वो इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जैसे कि दादा दादी से फादर की जनरेशन में आए हैं ट्रेड्स, और फादर से मेरे तक, इसी तरह से नाना नानी से उनकी अगली जनरेशन में, और वहाँ से फिर अगली जनरेशन में। तो इस तरह से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो ट्रेड्स हैं उनका एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ट्रांसमिट होना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। अच्छा, यहाँ पर ना हमने एक और बात भी नोटिस की है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या दूसरी से तीसरी जनरेशन में करेक्टर्स बेशक ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है ना, देखो वो नहीं बदलता। जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है, जैसे कि जो हमारी बॉडी की शेप है या जो हमारी बॉडी की फॉर्म है, वो चाहे कोई भी जनरेशन हो उसके अंदर बदल नहीं रही। यानी कि एक रेस के अंदर या एक पॉपुलेशन के अंदर, सारी प्रोजेनीज के अंदर जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है ना, वो कॉमन रहता है। जैसे कि हमारी बॉडी की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा बेसिक बॉडी डिज़ाइन है, वो हर जनरेशन में कॉमन है, सेम है। जैसे कि हमारी आईज की पोजीशन या हमारे फेस का स्ट्रक्चर, हमारा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, लेग्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक बॉडी डिज़ाइन है जो कि हर जनरेशन में सेम ही रहता है। लेकिन बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो कि एकदम से सेम तो नहीं इनहेरिट होते, है ना। चाहे देखो फादर या बुआ या चाचा जो है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय दादा एंड दादी, लेकिन हर कोई एक दूसरे से अलग है। बल्कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो तो अपने पेरेंट्स से भी अलग हैं। कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाए फादर की या मदर की, ऐसे तो नहीं होता, है ना। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चाहे कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन इनहेरिट हो रहा है, लेकिन डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। किसी में हाइट का फ़र्क पड़ रहा है, किसी में कम्प्लेक्शन का फ़र्क पड़ रहा है, किसी में आईज़ के कलर का फ़र्क पड़ रहा है, शेप ऑफ नोज़ का फ़र्क पड़ रहा है, हेयर टाइप का फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेरिएशंस। तो चलिए अब हम वेरिएशंस की बात करते हैं। What are variations? Differences in the inheritance of characters from one generation to the नेक्स्ट। यानी कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो करेक्टर्स इनहेरिट होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, यही डिफरेंसेस जो हैं उनको हम वेरिएशंस कहते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मदर एंड फादर जो हैं उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो दोनों बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। ये डिफरेंसेस क्या हैं? वेरिएशंस हैं। इसी तरह से डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशी। देखो अगर हम ह्यूमन स्पीशी की बात करते हैं तो इसमें भी हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। ये डिफरेंसेस जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। और एक बात, कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन इज सेम। जैसे कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन की ही अगर हम बात करें तो हम सब इंसानों का जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो क्या है? वो कॉमन है, वो सेम है, विद सबल चेंजेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। और जनरेशन टू जनरेशन कुछ कुछ चेंजेस आती जाती हैं जिससे कि हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से अलग हो जाता है, यूनिक हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेरिएशन। चलिए अब हम बात करते हैं अकम्युलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन की। यानी कि रिप्रोडक्शन में एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ये जो वेरिएशंस हैं ये कैसे इकट्ठी होती चली जाती हैं। एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। हम ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम को यूज़ करके वेरिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज़म है, ठीक है।
ये जो एक ऑर्गेनिज्म है इसका एक पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन है और ये जो सिंगल पेरेंट है यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक से दो इंडिविजुअल्स बनाता है। इसी तरह से ये जो नए इंडिविजुअल्स बने हैं ये भी आगे रिप्रोडक्शन करते हैं और एक से दो इंडिविजुअल्स बनते हैं, यानी कि एक से बने दो और इन दोनों से फिर आगे बन गए चार। अब जब रिप्रोडक्शन होती है तो जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है देखो वो तो सेम ही रह रहा है ना, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो चाहे इनमें देख लो, तो बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो जो है वो रहता है सेम, लेकिन सबल चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस कैसे आ रही हैं? जैसे सपोज़ कर लो कि इस ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस किया और ये दो जो है न्यू इंडिविजुअल्स बन गए। अब इसमें क्या है, ये वाला जो हिस्सा है जिसको कि देखो रेड कर दिया, ये क्या हुआ, ये पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग और एक डिफरेंट करेक्टर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जब दो नए इंडिविजुअल्स बने तो क्या हुआ कि ये वाला जो करेक्टर था यानी कि ऊपर वाली साइड पे जो रेड कलर का हमने एक ट्रेट शो किया वो दोनों नए इंडिविजुअल्स के अंदर एज सच इनहेरिट हो गया यानी कि ट्रांसमिट हो गया। तो कुछ करेक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। जैसे कि इस केस में ये वाला जो रेड पार्ट है ये ट्रांसमिट हो करके दोनों नए इंडिविजुअल्स के अंदर ये ट्रेट चला गया, ये इनहेरिटेड ट्रेट हो गया। लेकिन कुछ ट्रेट्स जो है वो यूनिक होते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर साइड पर एक ट्रेट शो किया गया, ये देखो ये पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो है उससे बिल्कुल अलग है। इसी तरह से इस इंडिविजुअल के अंदर भी एक नया ट्रेट आ गया जो ना तो इसके पेरेंट में मिलता है ना उसके पेरेंट में मिलता है, यानी कि ये एक और नया ट्रेट आ गया। इसी तरह से ये जो ट्रेट्स हैं वो आगे इनहेरिट होते हैं। देखो इस पेरेंट से दो इंडिविजुअल्स बने, ठीक है, इसके अंदर ये ऊपर की तरफ का जो रेड ट्रेट आ गया है ना वो पेरेंट से अलग हो गया। लेकिन दूसरी साइड पे आप देखो ये ऊपर वाले या ये जो सेंट्रल ट्रेट है ये नहीं चेंज हुआ, बॉटम पे देखो ये ट्रेट चेंज हो गया ना, बिल्कुल पेरेंट से अलग हो गया। और यही ट्रेट जो है जब इसने रिप्रोड्यूस किया तो इसके अगली प्रोजनी के अंदर ये ट्रेट एज सच इनहेरिट हो गया। लेकिन साथ ही ये वाला जो इंडिविजुअल है इसने एक और न्यू यूनिक करेक्टर जो है वो अडेप्ट कर लिया जो कि इसके पेरेंट के अंदर नहीं है। तो ये एक यूनिक ट्रेट आ गया, ये क्या है, इसका इनहेरिटेड ट्रेट आ गया जो कि इसको पेरेंट से मिला है। तो क्या चीज़ हमें क्लियर हुई है, पहली बात तो ये है कि ट्रेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं या इनहेरिट होते हैं, ये हो जाएंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। लेकिन कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। दूसरी बात क्या है, एक इंडिविजुअल से वेरिएशंस अगली जनरेशन में गई, वहाँ से ये वेरिएशंस जो है वो अगली जनरेशन में गई, तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर ये वेरिएशंस जो हैं वो यूज़फुल वेरिएशंस हैं तो आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन अकमुलेट होती चली जाएं, जिससे क्या है सक्सीडिंग जनरेशंस में बड़ी डाइवर्सिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। हो सकता है कि विद टाइम जो है ये यूज़फुल वेरिएशंस जो हैं वो जो पहले की वेरिएशंस हैं उनको रिप्लेस ही कर दें या कई बार नई स्पीशी बना दें या किसी स्पीशी में मॉडिफिकेशंस कर दें ताकि जो सर्वाइवल है वो इजी हो जाए। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जब भी एक सिंगल पेरेंट नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें वेरिएशंस जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरेटिवली हमेशा कम होती हैं। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी कोई वेरिएशन आएगी तो वो आती है बिकॉज ऑफ द एरर्स इन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होती है, डीएनए की कॉपिंग। तो जब भी डीएनए की कॉपिंग होनी है, डीएनए की नई कॉपी बनेगी या जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जब भी रेप्लिकेशन होनी है तो उसमें जो बाई चांस कुछ एरर्स आ जाएं
तो उन एरर्स के कारण ही जो है वेरिएशंस वो आएंगी। और इसीलिए यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत कम होती हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है, जिसको हम मदर या फादर कह देंगे। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पेरेंट्स हैं, जब इनके अंदर गैमीट्स बनने होते हैं, तो जो सेल डिवीजन होती है वो होती है मियोसिस, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी भी हुई है। मियोसिस में क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है उससे क्या है, न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशंस बनते हैं गैमीट्स में। और फिर जब 2 अलग अलग पेरेंट्स से अलग अलग जेनेटिक रिकम्बिनेशंस वाले गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं, तो जाइगोट के अंदर एक बिल्कुल ही डिफरेंट जीनोटाइप जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या है वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर वेरिएशंस और greater genetic diversity is observed in sexual reproduction as compared to the asexual reproduction। क्यों? क्योंकि asexual reproduction में वेरिएशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो भी वेरिएशंस होती हैं वो होती हैं बिकॉज ऑफ द एरर्स इन डीएनए कॉपिंग। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होना वो भी जेनेटिक रिकम्बिनेशंस अराइज करता है। इसी तरह से अलग अलग पेरेंट्स में से अलग अलग गैमीट्स का फ्यूज़ करना वो भी ऑफस्प्रिंग में बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट जीनोटाइप्स जो हैं वो क्रिएट करता है, जिससे क्या है वेरिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, जिससे कि ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी कि अभी हमने देखो हेरिडिटी के बारे में भी डिस्कशन की है, अभी हमने वेरिएशंस के बारे में भी डिस्कशन की है। ये दोनों हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इनको स्टडी करना उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। यानी कि आज हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जेनेटिक्स कर रहे हैं। अब हम ट्रेड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, ये वो ट्रेड्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या एक जनरेशन से अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। द ट्रेड्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इनको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। और क्या कारण है इनका, इनहेरिटेड ट्रेड्स का, दीज आर ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्रोजेनी। जेनेटिक मेकअप क्या है, किस तरह की जीन्स हैं, किस तरह के जेनेटिक रिकम्बिनेंट्स बने हैं, किस तरह का जीनोटाइप है। ये जो है ना जीनोटाइप या इससे रिलेटेड टर्म्स, वो हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में और भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस तरह का किसी प्रोजेनी में जेनेटिक मेकअप होगा, उसी तरह के ट्रेट्स जो हैं वो आएंगे, और ऐसे ट्रेट्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। चलिए अब हम इनहेरिटेड ट्रेट्स के कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारे ट्रेट्स जो हैं वो इनहेरिट होते हैं। हम कुछ वेरिएंट्स की बात करते हैं, जैसे कि ईयर लोब्स की। देखो ईयर लोब्स जो हैं हमारी, वो 2 तरह की होती हैं, फ्री एंड फ्यूज्ड। ये क्या होती हैं, ये देखो जो हमारा पिन्ना होता है ना कान का, उसका ये जो नीचे वाला पार्ट है, लोएस्ट पार्ट है, इसको हम कहते हैं ईयर लोब। ये जो लोब है देखो यहाँ पर नीचे की तरफ से फ्री है ना, इसको हम फ्री ईयर लोब कहेंगे। और अगर ये जो लोब है ये हमारा जो फेस है उसकी साइड पे साथ ही मिल जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको फ्यूज्ड या अटैच्ड कहेंगे। तो अगर पिन्ना का लोअर पार्ट जो है वो ऐसे फ्रीली नीचे की तरफ हैंग कर रहा हो, तो ये फ्री ईयर लोब्स हो गई। और अगर फ्री ना हो, साथ ही अटैच हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड ईयर लोब्स कहते हैं। तो ईयर लोब क्या है, ये एक ट्रेट है, और इसके 2 वेरिएंट्स क्या हुए, फ्री
एंड फ्यूज्ड, ये इसके दो वेरिएंट्स हो गए। इसी तरह से हेयर कलर की बात करते हैं, तो हेयर कलर क्या है, ये एक ट्रेट है, इसके कई वेरिएंट्स हैं, जैसे कि ब्लैक एंड गोल्डन, है ना। एशियन कंट्रीज़ में गोल्डन तो कम ही है ना, ज़्यादातर ब्राउन की कई शेड्स मिल जाएंगी यहाँ पर। तो ये भी क्या है, ये भी एक इनहेरिटेड ट्रेट है। इसी तरह से आई कलर, आई कलर क्या है, ट्रेट है, इसके भी वेरिएंट्स होते हैं, जैसे ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है ना। वैसे आइज के और भी कलर्स होते हैं। इसी तरह से हेयर टाइप भी एक ट्रेट है, जिसके वेरिएंट्स हमें मिलते हैं स्ट्रेट हेयर एंड कर्ली हेयर। इसी तरह से हाइट जो है, ये भी एक इनहेरिटेड ट्रेट है, और इसकी भी हमें बहुत वेरिएशंस जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलती हैं। इसी तरह से ब्लड ग्रुप जो है, ये भी एक इनहेरिटेड ट्रेट है, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। कई तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं ना, आपने सुना होगा, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी। इसके अलावा जो RH फैक्टर है, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव कह देते हैं, तो किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये सारे इनहेरिट होने वाले ट्रेट्स हैं, यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। इसी तरह से कंप्लेक्शन भी इनहेरिटेड ट्रेट होता है। देखो, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई काला होता है, अलग अलग तरह के जो हैं वो शेड्स होते हैं कंप्लेक्शन के, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट है, हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है भी, कुछ ट्रेड्स होते हैं जिनके हमें दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसे ईयर लोब्स के दो ही वेरिएंट्स हैं, फ्री है, फ्यूज्ड है। तो उनमें से क्या होता है, एक जो है वो डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। हालांकि हम ये जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, उसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं बस ऐसे थोड़ा सा हिंट ही आपको दे रही हूँ, थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कई बार क्या है कि किसी ट्रेट की सिर्फ दो ही कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, फ्री है, फ्यूज्ड है, या अगर हम बात करते हैं हेयर टाइप है, स्ट्रेट है, कर्ली है। लेकिन कई बार क्या है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें क्या है दो से ज़्यादा तरह के वेरिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं, जैसे कि कंप्लेक्शन के केस में, ब्लड ग्रुप के केस में, या हाइट के केस में, ठीक है। तो जो भी ट्रेट्स जो हैं वो हमें एक जनरेशन से अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उन ट्रेट्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। आगे हम बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? These traits cannot be passed from parents to offsprings or from one generation to the next। यानी कि ये ट्रेट्स जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, या कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक, या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक ट्रांसमिट नहीं होते, पास ऑन नहीं होते। ऐसे ट्रेट्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। These traits develop during lifetime in response to the environmental conditions। यानी कि environmental conditions के रिस्पॉन्स में हमारे लाइफ टाइम में ऐसे जो ट्रेट्स हैं वो डेवलप होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते, ठीक है। तो ऐसे ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। हम इसकी भी एग्जांपल लेकर बात करते हैं। वैसे तो एक्वायर्ड ट्रेट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम एक दो एग्जांपल्स लेके बात करते हैं, जैसे कि मस्कुलर डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कई बारी जो लोग हैं ना जिम में जाते हैं, तो जिम में कुछ लोग हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि भारी भारी से वेट जो है ना वो उठाते हैं। तो ये जो हैवी वेट ट्रेनिंग होती है, उससे क्या है कि जो मसल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ये जो आजकल 6 पैक एब्स बनाने का ट्रेंड चला हुआ है ना, या और आप देखो जो बॉडी बिल्डर्स नहीं होते, तो जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी मसल्स कितनी ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। ये कैसे डेवलप हो जाती हैं? ये उनको इनहेरिट तो नहीं होता, ये तो नहीं होता कि कोई एक अगर बॉडी बिल्डर है तो उसका बच्चा जो है वो भी बॉडी बिल्डर ही होगा, उसकी मसल्स भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी, ऐसे तो नहीं होता। मस्कुलर डेवलपमेंट जो है वो अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करनी पड़ती है। उसके लिए हैवी वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिम में जाना पड़ता है, मसल्स की एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो उससे क्या है, वो मसल्स डेवलप हो जाती हैं। इससे
जो 6 पैक एब्स हैं वो भी बन जाती हैं, या बॉडी बिल्डर टाइप जो फिजिक है वो भी बन जाता है। तो ये क्या है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। इसी तरह से ही कुछ एशियन कंट्रीज़ में जो लेडीज़ होती हैं वो अपने कान का बाहर वाला जो हिस्सा है जिसको हम पिन्ना कहते हैं उसको बोर करवाती हैं, यानी कि छिदवाती हैं, जिसमें कि फिर वो इयर रिंग्स वगैरह या जो ईयर टॉप्स वगैरह पहनती हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ही जो नोज़ है उसको भी छिदवाया जाता है, जिसमें फिर नथनी या नोज़ पिन पहनी जाती है। तो ये जो बोरिंग ऑफ पिन्ना या नोज़, ये देखो कभी भी हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं होता। हालाँकि देखो कई जनरेशन से ये रिवाज ही बने हुए हैं कि जो लड़कियां हैं उनका पिन्ना या नोज़ जो है उसको बोर करवाया जाता है। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं होता कि अगर किसी के घर में बच्चा हुआ है तो उसका पिन्ना या उसका नोज़ जो वो पहले से बोर किया हुआ हो, होता है ऐसे? नहीं ना। तो जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके लाइफ टाइम में ही उसका कान या उसका नाक जो है वो छिदवाया जाता है। तो चाहे कई जनरेशन से ये ट्रेट जो है वो एक्वायर किया जा रहा है, लेकिन ये इनहेरिट नहीं हो रहा, हर बारी ये लाइफ टाइम में एक्वायर किया जाता है। इसलिए ऐसे ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। देखो इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से ट्रेट्स हैं, जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों तक या एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। एंड दीज आर ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्रोजेनी, यानी कि किस तरह का जेनेटिक मेकअप है, किस तरह का जीनोटाइप है, किस तरह के जीन्स हैं, उसके ऊपर ही ये ट्रेट्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे। बट एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं, ये वो ट्रेड्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों तक या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ट्रांसमिट नहीं होते। दीज ट्रेड्स कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो फिर कैसे डेवलप होते हैं, दीज ट्रेड्स डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम in response to the environmental conditions. So this is a difference between inherited traits and acquired traits. So this is all about part 1 of this chapter, heredity and evolution. अब पार्ट 2 में हम करेंगे रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स एंड मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। सो सी यू ऑल in the second part of this chapter. That's all for today. Thank you so much.